उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स समरी इन हिंदी। दोस्तों, इस उपन्यास को 1997 का मैन बुकर प्राइज मिला है। इसे लेखिका अरुंधति रॉय ने लिखा है। इसकी मेजर थीम जातिवाद एवं समाज की पुरुष प्रधानता, मेल डोमिनेंस, है। आगे इसकी समरी दी गई है। इस नॉवल की कहानी केरल के आईमेनेम नाम के कस्बे में बेस्ड है और सन 1969 के आसपास घटित होती है। अम्मू आयप नाम की युवती अपने माता पिता से बहुत परेशान रहती है। उनकी अचार की फैक्ट्री थी जिससे काफी इनकम होती थी और वे काफी वेल ऑफ थे, लेकिन अम्मू के पिता उसे हमेशा डांटते और मारते पीटते रहते थे और माँ हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी। इस सब से वह तंग आ चुकी थी और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी। एक बार गर्मी की छुट्टियां हुई। अम्मू ने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट की कि उसे छुट्टियां बिताने कलकत्ता वाली मौसी के पास भेज दें। वे लोग इसके लिए मान गए। अम्मू खुश होकर कलकत्ता चली गई। वहां उसे चाय बागान के एक मैनेजर से प्यार हो गया। अम्मू कभी भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी से शादी कर ली। लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि वह आदमी शराबी था। वह अक्सर शराब पीकर गालियां बकता था और अम्मू के साथ मारपीट करता था। एक बार तो हद ही हो गई। उसने अम्मू को अपने बॉस के साथ सोने के लिए कहा ताकि उसकी प्रमोशन हो सके। जब अम्मू ने मना किया तो उसने उसे बहुत मारा। समय बीतने के साथ अम्मू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लड़की का नाम रहेल रखा गया और लड़के का एस था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। वे हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन उसके शराबी पति की हरकतें बंद नहीं हुई। एक दिन तंग आकर अम्मू ने उसे छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी माँ के घर वापस केरल आ गई। अब तक अम्मू के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसका भाई चचको भी इंग्लैंड से वापस आ चुका था। चचको भी बहुत पहले अपने बाप से तंग होकर जॉब करने इंग्लैंड चला गया था। वहां उसने मार्गरेट नाम की एक इंग्लिश लड़की से शादी कर ली थी। उन दोनों की सोफी नाम की बेटी भी थी, लेकिन बाद में मार्गरेट ने चचको से डिवोर्स ले लिया और दूसरी शादी कर ली। अकेला हो जाने की वजह से चचको वापस अपने घर केरल लौट आया। अम्मू और चचको की माँ के घर में उन दोनों की बुआ भी रहती थी। वैसे तो उसका नाम नवोमी आयप था, लेकिन प्यार से सब उसे बेबी कोचामा कहते थे। जब वह जवान थी तो उसे फादर मलगन नाम के युवा पादरी से प्यार हो गया था। फादर मलगन कुछ समय के लिए आईमेनेम आया हुआ था। उससे नजदीकी बढ़ाने के लिए बेबी कोचामा ने रोमन कैथोलिसिज्म धर्म अपना लिया और कॉन्वेंट में ही रहने लगी। इससे उसके माँ बाप बहुत नाराज हो गए थे। कॉन्वेंट में कुछ महीने बिताने के बाद बेबी कोचामा ने देखा कि फादर मलगन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे उसका दिल टूट जाता है। आखिरकार उसका पिता उसे कॉन्वेंट से घर ले आता है और अमेरिका भेज देता है। वहां से वह गार्डनिंग का कोर्स करके आती है। अपने अधूरे रह गए प्यार की वजह से वह सारी उम्र शादी नहीं करती है और एक बहुत ही कड़वे स्वभाव की औरत बन जाती है। वह हमेशा दूसरों का बुरा चाहती है और चीजों को तरह तरह से मैनिपुलेट करती रहती है। इसी बीच मार्गरेट के दूसरे पति की मृत्यु हो जाती है। चचको उसे और अपनी बेटी सोफी को उसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए केरल इनवाइट करता है। चचको उन्हें लेने एयरपोर्ट जाता है। उसके साथ रहेल, स्था और बेबी कोचामा भी जाते हैं। फ्लाइट अगले दिन आनी थी, इसलिए सब लोग एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन चचको उन सबको मूवी दिखाने थिएटर ले जाता है। इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में कम्युनिस्ट पार्टी का जुलूस निकल रहा था। उन लोगों ने चचको की कार को घेर लिया और सबको पार्टी के लाल झंडे थमा दिए। फिर कुछ लोगों ने बेबी कोचामा को जबरदस्ती पार्टी के नारे लगाने के लिए धमकाया। बेबी कोचम्मा ने नारे लगा तो दिए, लेकिन उसे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तभी उन्होंने देखा कि जुलूस में वेलुथा भी शामिल था। वेलुथा उनकी अचार की फैक्ट्री में काम करता था और वह दलित था। उसे देखकर बेबी कोचम्मा गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा कि उसी ने बाकी लोगों को उसका अपमान करने के लिए उकसाया होगा। बेबी कोचम्मा ने ठान लिया कि एक दिन वह वेलुथा से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। इसके बाद सब लोग थिएटर पहुंचे और एक मूवी देखी, लेकिन इंटरवल के दौरान जूस बेचने वाले ने स्था का सेक्सुअल मॉलेस्टेशन किया। इससे उसकी संवेदना पर गहरा असर पड़ा और उसके मन में डर बैठ गया। अगले दिन सब लोग मार्गरेट और सोफी को लेकर घर आ गए। कुछ समय के पश्चात वेलुथा घर में फर्नीचर का काम करने के लिए आया। एस्था और रहेल को वह बहुत पसंद था और उनकी उससे गहरी दोस्ती हो गई। इसी बीच अम्मू को भी वेलुथा से प्यार हो गया। वे दोनों रात को चुपके चुपके मिलने लगे।
एक दिन बेबी कोचामा ने उन दोनों को साथ देख लिया। इससे सारी फैमिली में हड़कंप मच गया। बेबी कोचामा ने वेलुठा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उसे गालियां दी। सबने अम्मू को उसके कमरे में बंद कर दिया। जब एस्था और रहेल अम्मू के कमरे में आए तो वह रो रही थी। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो वह गुस्से से उन्हें कोसने लगी। उसने कहा कि उन दोनों की वजह से उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। ये सुनकर दोनों बच्चे दुखी हो गए और उन्होंने घर से भाग जाने की प्लानिंग बनाई। जैसे ही एस्था और रहेल रात को बाहर जा रहे थे, सोफी भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी, इसलिए वे उसे भी अपने साथ ले गए। फिर तीनों बच्चे एक नाव में बैठ गए और दूसरे किनारे पर स्थित एक उजाड़ घर की तरफ जाने लगे। लेकिन अचानक से नाव पलट गई और पानी में डूबने से सोफी की मृत्यु हो गई। मार्गरेट और चचको कहीं घूमने गए हुए थे। जब वे घर वापस आए तो सोफे पर रखे हुए सोफी के शव को देखा। उसे देखकर वे दोनों घोर दुख में डूब गए। एस्था और रहेल अभी गायब ही थे। बेबी कोचम्मा ने मौके का फायदा उठाना चाहा। वह पुलिस स्टेशन गई और सोफी की मृत्यु के लिए वेलुथा को जिम्मेवार ठहराया। उसने झूठ बोल दिया कि वेलुथा ने बच्चों को किडनैप कर लिया है। सोफी को तो मारकर नदी में फेंक दिया था, लेकिन रहेल और एस्था अभी भी उसके कब्जे में हैं। इसके बाद पुलिस वालों का एक दल वेलुथा को खोजने निकला। उन्होंने उसे ढूंढकर बहुत बेरहमी से पीटा। उनके मारने का वास्तविक कारण जातिगत था। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि दलित होकर उसने ऊंची जाति की महिला अम्मू से अफेयर करने की हिम्मत कैसे की। वह उसे अपनी औकात में न रहने का सबक सिखाना चाहते थे। जब वेलुठा अधमरा हो गया तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन पुलिस को एस्था और रहेल उसके साथ नहीं मिले। कुछ और खोज करने के बाद दोनों बच्चे उजाड़ पड़े घर में मिल गए। उन्होंने बताया कि वेलुथा ने उन्हें किडनैप नहीं किया था, बल्कि वे अपनी मर्जी से वहां आए थे और सोफी की मृत्यु नाव पलटने से हुई थी, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। ये सुनकर थानेदार के होश उड़ गए। उसे पता था कि वेलुठा कम्युनिस्ट है। अगर उसकी पार्टी के लोगों को पता चल गया कि उसे बेवजह मारा गया है तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। थानेदार ने बेबी कोचामा को खूब झाड़ा और कहा कि इस सब की जिम्मेवार वो है, क्योंकि उसी ने झूठ बोला था कि वेलुठा ने बच्चों को किडनैप कर लिया है। अब इस सिचुएशन को संभाले वरना उसे झूठ बोलने के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सुनकर बेबी कोचामा बहुत घबरा गई। उसने दोनों बच्चों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि सोफी की मृत्यु उन दोनों की वजह से हुई थी। उनकी मां को भी जेल हो जाएगी। इससे बच्चे बहुत डर गए। फिर बेबी कोचम्मा ने आगे कहा कि अगर खुद को और अपनी मां को बचाना चाहते हो तो सबको यही बताना कि वेलुथा ने उन्हें किडनैप कर लिया था और उसी ने सोफी की हत्या की थी। लेकिन उसी रात वेलुथा की पुलिस की पिटाई से आई चोटों की वजह से जेल में ही मृत्यु हो जाती है और सब लोग शुक्र मनाते हैं। लेकिन उधर अम्मू आत्मग्लानि की आग में जल रही थी। उसे लग रहा था कि वेलुठा की निर्मम हत्या की जिम्मेवार वही है। सोफी की फ्यूनरल हो जाने के बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है और थानेदार को कहानी का असली वर्जन बताती है। वह कहती है कि वह वेलुथा से सच्चा प्यार करती थी और वेलुथा ने कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी, जैसा कि बेबी कोचम्मा ने झूठे आरोप लगाए थे। लेकिन थानेदार अम्मू के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है, क्योंकि वह भी जातिगत संकीर्णता से ग्रस्त था। वह उसे एक दलित से प्यार करने की वजह से छिनाल कहता है और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करता है। वह अम्मू से कहता है कि समाज में अब कोई उसकी इज्जत नहीं करता है, इसलिए आगे से हमेशा अपना मुंह बंद रखे। अपमानित होकर अम्मू रोते हुए वहां से निकलती है। उधर घर पर बेबी कोचामा चचको को भड़काने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अम्मू के थाने जाने से कहीं उसकी पोल न खुल जाए। वह चचको को कन्विंस कर देती है कि सोफी की मौत की असली जिम्मेवार अम्मू थी, क्योंकि अगर वह वेलुठा से अफेयर नहीं करती तो ये सब क्यों होता। और अब उसके पुलिस के पास जाने से पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सब सुनकर चचको गुस्से से भर जाता है। वह अम्मू को धक्के मारकर घर से निकाल देता है और स्था को उसके बाप के पास कलकत्ता भेज देने के लिए कहता है। इसके बाद स्था कलकत्ता चला जाता है। वहां वह एक बहुत ही खामोश लड़का बन जाता है, जो किसी से बात किए बिना सिर्फ अपना काम करता था। वह अपनी मां को दोबारा कभी नहीं देख पाता है। अम्मू और रहेल बहुत ही तंगहाली में जीने लगते हैं। अम्मू अक्सर बीमार रहती थी। अब वह जीना ही नहीं चाहती थी, मानो जिंदगी से उसका मोहभंग हो गया था।
कुछ साल बाद ही अम्मू की मृत्यु हो जाती है। उस समय वह सिर्फ 31 साल की थी। रहेल तरह तरह की जॉब्स करके अपनी जिंदगी गुजारती है। वह साथ साथ पढ़ाई भी करती है और एक दिन आर्किटेक्चर बन जाती है। इसके बाद वह एक लड़के से शादी करके अमेरिका चली जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद उसका डिवोर्स हो जाता है। जब एस्था और रहेल 31 साल के हो जाते हैं तो आईमेनेम, केरल में दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं। अभी भी दोनों बचपन की गिल्ट और ग्रीफ से भरे हुए थे। एक दूसरे से बात करके दोनों को लगता है कि आज तक जिंदगी में उन्हें कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो उनके इमोशंस को समझ सके, और वे दोनों कितने अधूरे रह गए हैं। रात को वे दोनों साथ लेटे हुए बातें करते हैं। वे अपनी माँ अम्मू और वेलुठा के प्यार के बारे में भी डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि अगर जातिवाद नहीं होता तो उनकी और उनकी माँ की जिंदगी इतनी दुख भरी नहीं होती। फिर भावावेश में आकर वे दोनों सेक्स करने लगते हैं। अंत में, जैसा कि अंतिम अध्याय से पता चलता है, ये छोटी चीजें हैं। वे चीजें जिन्हें कभी नहीं छुआ जा सकता है, शाब्दिक और आलंकारिक रूप से अंतिम निर्णय होता है और सबसे ज्यादा मायने रखता है। वेलुठा वस्तुतः एक अछूत, न केवल परिवार के लिए बल्कि आधुनिकीकरण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और अपनी परंपराओं और इतिहास के चौराहे पर खड़े भारत, एक राष्ट्र और संस्कृति के लिए भी बलिदान का मेमना है। अम्मू के साथ अपने प्यार में वेलुठा अपने पहले सच्चे संबंध को पूरा करता है और अम्मू को उपन्यास में प्यार का एक सच्चा अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस नॉवल की समरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स समरी इन हिंदी, पसंद आई होगी। आप इस नॉवल के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। लिटरेचर पसंद करने वाले अपने दोस्तों के साथ इस नॉवेल की समरी को शेयर भी करें। धन्यवाद।